All right. Hello, very good afternoon, everybody. So I'm just waiting for everybody to join, but I think जिनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इसके लिए, so I'm starting anyway. बीच में जिसको join करना है, they can join. I will not waste any time. So first, what I'm going to do is I'm going to start with the paper analysis, paper two analysis. And this year, मतलब I do agree that paper one was slightly little challenging as compared to the rest of the years, but paper टू मोस्टली आप देखोगे काफी कंसिस्टेंट गया है। ऐसा ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आया पेपर टू में, या ऐसा कोई बहुत ऐसे डिफरेंस नहीं आया कि यू हैव टू बी समथिंग लाइक यू हैव टू चेंज समथिंग अबाउट द वे यू आर प्रिपेयरिंग, या बिल्कुल ही कुछ एकदम अलग आपको करना है। ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि इस तरीके से तो ऐसा कुछ नहीं आया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे यू विल बी एबल टू आंसर फ्रॉम स्मारक एंड स्वैन और योर जनरल लाइक सोशल साइकोलॉजी बुक, या मैंने आपको एडवांस साइकोलॉजी भी दिया है विच इज कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म या जेंडर इश्यूज, या एट वर्क प्लेस पे जेंडर के प्रॉब्लम। तो मैंने कई कई जगहों पे ये लिखने की कोशिश करी है कि आप किस जगह से, अगर आपको इफ यू समबडी जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सोर्स के अकॉर्डिंगली चलती है, रिसोर्स कैसे आपको यूटिलाइज करना है या कहाँ से आपने वो करना है। सो जस्ट लाइक द पेपर वन वी डिड, पेपर टू के लिए भी मैंने ऐसे ही किया है। इनफैक्ट मैंने डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा थोड़ा मार्क कर दिया है कि कितना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है। तो मोस्टली मेरे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो बहुत डिफिकल्ट था, या समथिंग दैट यू कुड हैव नॉट इजिली डू अपने आप से। अगर आप थोड़ा सा भी आई थिंक ध्यान दोगे तो अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। ऑल्सो सेकेंडली ऑफ कोर्स जो भी क्वेश्चन अब नॉर्मल साइकोलॉजी के हैं, सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर दिस थेरेपी हो गया, रेमिशन इफेक्ट हो गया, या फिर एनी काइंड ऑफ कंडीशनिंग। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो पेपर वन का एप्लीकेशन यहाँ पे मांग रहे थे आपसे। फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग कैसे होती है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, एंड सो फोर्थ, या व्हाट इज सीबीटी मॉडल। तो ये सब हमने ऑलरेडी अबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक्स में देखा था। तो ऑफ कोर्स जो आपका डिसऑर्डर का चैप्टर है, जो आपका थेरेपी का चैप्टर है, वो आप चीज जो है अबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक से करेंगे। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टफ इफ यू वांट टू बी a little laid back, आप देखोगे स्मारक इन स्वैन इज हेल्पिंग यू आउट अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, द काइंड ऑफ नोट्स दैट आई हैव फ्लोटेड टू यू, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बिकॉज ये पब्लिकली भी मैं कहीं डालूंगी इन द पब्लिक पेज। बट अदरवाइज आपके सारे नोट्स में ये सारी चीजें आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, कि अगर आप नोट से भी कर रहे हो और आप थोड़े करंट से यू आर elaborating everything and you are able to connect कि करंट से कैसे इसको करना है, या the kind of understanding, in-depth understanding that you're having about psychology, you will be able to answer the question. Yes, the main shift that I saw, which we are all seeing, बढ़ते ही जा रहा है। वेदर इट्स एनी पेपर, स्पेशली ऑप्शनल में, या और चीजें आ रही है कि अब ऑप्शनल ऐसा नहीं हो गया है कि ओ आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आपने सुपरफिशियली पीवाईक्यूज कर लिया, या आपने टेम्पलेट आंसर्स बना दिए, एंड इट्स नॉट लाइक रॉट लर्निंग, और इट्स नॉट लाइक वेरी प्रोग्राम्ड वे जो आपका लर्निंग है, कि या प्रोबेबिलिटी लर्निंग के बेसिस पे आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी लर्निंग, कि जस्ट बिकॉज कुछ चीजें पास में हुई हैं, कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव मेड अ कंक्लूजन दैट हम लोग इस साल ऐसा कुछ आएगा। तो वो थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट हुआ है। नाउ यू रिक्वायर अ लॉट मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, you need to have an in-depth understanding of what is actually the application of psychology, how are you applying it. So सिर्फ ये नहीं कि बुकिश आपने पढ़ लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि you will be able to just answer it. You actually need to understand your optional, कोई भी आप ऑप्शन ले रहे हो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, स्पेशली ऑप्शनल, दिस इज व्हाट दे आर टेस्टिंग यू ऑन, कि आपको एक्चुअली में कितना समझ में आया है जेन्युइनली, कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो अगर वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आपको देते हैं, या आपको करंट जो सिचुएशनल है या इश्यूज हैं स्पेशली हमारी कंट्री की, आप कहाँ पे उसको अप्लाई करोगे। तो उस पे आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बाकी कॉन्सेप्चुअल चीजें तो आपकी, या थेरेटिकल चीजें तो आपकी ऑलरेडी बुक्स में है, बट द क्वेश्चंस दिस टाइम बोथ पेपर्स दे आर आस्किंग यू दैट दे आर वेरी हेविली कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, या एग्जाम्पल ड्रिवन, या रियल लाइफ में कैसे उसको एप्लीकेबिलिटी ड्रिवन वाले टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। सो इफ आई जस्ट सिंपली सी, लेट्स क्विकली स्टार्ट वन बाय वन। नंबर वन, सी दिस वाज अ रिपीट क्वेश्चन, ये आपका पहले भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी वगैरह कैसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बेसिकली मीन्स दैट
there has to be consistency of scores. It should not be that if today I am testing you on something, on any kind of psychometric test, and if I take a test tomorrow, or let's just say कोई और आपका टेस्ट ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो स्कोर्स हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं. ऑफ कोर्स कोई एक्सटर्नल फैक्टर है वो एक अलग बात है, बट अगर आप सब कुछ बीइंग सेम, इट शुड नॉट बी कि आपके स्कोर्स जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं. तो उसको मेक श्योर करने के लिए देर आर डिफरेंट वेज. ठीक है. नाउ उसके अंदर भी एक इंटरनल कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है. सी अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट, what happens कि it could be bunch of questions, they are consistent in reliability, but bunch of the questions जो हो सकते हैं जब आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हो, बिकॉज ये टॉपिक आपका टेस्ट कंस्ट्रक्शन से आ रहा है. ठीक है. सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, या फिर आपके जो मार्क्स है उसमें फ्लक्चुएट कर रहे हैं. टू अवॉइड समथिंग लाइक दैट, देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर से लेकर नीचे तक सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट कुड फ्लक्चुएट योर मार्क्स, राइट, एंड योर परफॉर्मेंस. सो उसमें क्या करते हैं, समटाइम्स हम स्प्लिट हाफ कर देते हैं. सो देर आर फ्यू वेज इन विच, आप नोट्स में मैंने देखोगे तो मैंने एक सेक्शन मेंशन किया हुआ है कि ये कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से करते हैं, और क्या स्ट्रेंथ लिमिटेशंस है. यही ऑब्वियसली स्प्लिट हाफ कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस हैं, 50-50 मैंने डिवाइड कर दिया, तो उसका रिलायबिलिटी निकाल लेंगे, इसका रिलायबिलिटी निकाल के देख लेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. सो इस तरीके से कर सकते हैं. देन देर आर फ्यू अदर कॉन्वेक अल्फा एंड ऑल ऑफ दैट, दीज मेथड्स आर देयर, एंड आई हैव गिवन यू एवरीथिंग फ्रॉम द नोट. सो यस, अगर आप एके सिंह फॉलो कर रहे हैं उसमें भी होगा, कोई अच्छी स्टेटिस्टिक्स बुक्स अगर आप फॉलो करते हो उसमें भी गिवन होगा जिसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात है. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोट से करना है, सो नोट से भी हो जाएगा, क्योंकि इट्स ओनली फॉर 10 मार्क्स. यू हैव टू कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे कि ये मेथड्स हैं और उनके ये लिमिटेशंस हैं, यू कुड से पॉजिटिव्स हैं. सो आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि स्टेटिस्टिक्स एंड ये वाले जो टॉपिक्स थोड़े से हो जाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट है, सो ओनली फॉर दैट पर्पस मैंने इसको थोड़ा मॉडरेट में डाला है. अदरवाइज मोस्टली जो पेपर है आपका इजी टू मॉडरेट में ही फ्लक्चुएट कर रहा है. इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट दैट इज देयर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, evaluate the behavioral model of depression. I think this is a very straight away question. I think that you have got that, what is the CBT model. तो CBT model हमने पहले ही देखा हुआ है, where we are combining two thoughts या two approaches. cognitively भी tackle कर रहे हैं problem को, behaviorally भी कर रहे हैं. So through cognitive altering, cognitive distortion जो आपकी है, so they are trying to ask you कि CBT कैसे explain करता है depression. Now if you go and see the mood disorders, हमने CBT का एग्जाम्पल उसमें कॉजल फैक्टर्स में मेंशन किया है कि इट कुड बी कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो मैल अडेप्टिव हो जाता है, या ओवर आप एम्पलीफाई कर देते हो कि नो बडी लव्स मी, लाइफ इज नॉट यूजफुल एनी मोर, या नथिंग इंटरेस्ट मी. सो ये नथिंग, आई शुड, नथिंग, नो, ये जो चीजें हैं हम इतना ओवर एम्पलीफाई कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही काफी ज्यादा जो है नेगेटिव हो जाता है, ओवर एम्पलीफाई कर लेंगे, राइट. लर्न हेल्पलेसनेस एज एन एग्जाम्पल, वो यूजली बिहेवियर में आता है, आप डाल सकते हो, बट दिस इज स्पेसिफिकली आप आस्किंग अबाउट सीबीटी. सो आपको वो चीज मेंशन करनी है. अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था, आई विल नॉट डिनाई, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हाउ लर्न हेल्पलेसनेस एक्सप्लेन्स डिप्रेशन, तब आप उसमें बताते. लर्न हेल्पलेसनेस बेसिकली बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो यहाँ पे स्पेसिफिकली सीबीटी बोला हुआ है, तो यू कैन मेंशन मे बी इफ यू हैव टाइम, बिकॉज 10 मार्क्स का ही है, उतना लिखते लिखते ही आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो ओनली सीबीटी वुड बी देयर. इट वुड बी नाइस कि आप थोड़ा सा मॉडल भी शो करें कि कैसे आपका जो कॉग्निशन है वो आपके बिहेवियर और इफेक्ट दोनों चीजें जो है इंटरलिंक्ड है, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग यू एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो इस तरीके से यू हैव टू, इट कुड बी सीबीटी पूछ इस, जैसे अभी डिप्रेशन पूछा हुआ है, दे कैन आस्क यू anxiety also. So again, this I found something to be easy to moderate. If you have read the concepts, if you understand what is CBT as an approach, what are the principles of CBT, I'm pretty sure you will be able to answer any question. चाहे वो depression पूछें आपसे, या anxiety पूछें, या phobias पूछें, same concept रहेगा. But of course आपको symptoms पता होने चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं आपसे. ठीक है. So this I'm sure you can answer from your abnormal psychology book. All right. So next question आपका है spontaneous remission effect in the treatment of patients with mental illness.
ये थोड़ा सा सी जिनको जिनको आइडिया है, somebody who have read about how therapies work, somebody who has read about the book and everything, या जिनको ऑलरेडी आइडिया है उनके लिए इजी रहेगा, जिन्होंने बुक अच्छे से करी है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, उनके लिए मॉडरेट रहेगा। व्हाट इज दिस एक्चुअली, सी थोड़ा सा वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि रेमिशन का वर्ड जो है ये यहाँ पे लगाया हुआ है, स्पॉन्टेनियस रेमिशन इफेक्ट। ठीक है, सो क्या ऐसा भी होता है कि without any help, without any you could say any kind of intervention, any kind of therapy, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए? तो कई बार ऐसा देखा गया है, सर्टेन मेंटल हेल्थ इश्यूज, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो गया, या लेट्स जस्ट से देयर इज ग्रीफ दैट इज टेकिंग प्लेस, या कोई भी मेंटल हेल्थ ऐसा इशू है जो एक सिचुएशन स्पेसिफिक फैक्टर के वजह से स्टार्ट हुआ था, बट विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिकली इंसान जो है डे बाय डे अपने आप बेटर होने लगता है। सो दिस इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिमिशन इफेक्ट। ठीक है, तो क्या इन इसमें आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि सर्टेन टाइम्स यू डोंट नीड मेडिकल इंटरवेंशन। इट कुड बी कि किसी आपको काउंसलिंग की भी हो सकता है जरूरत नहीं है, यस वी ऑल नो सर्टेन टाइम्स अच्छा ये होता कैसे है, व्हाई समथिंग लाइक दिस इज पॉसिबल, बिकॉज इट कुड बी द पर्सन सेट पॉइंट, पॉजिटिव सेट पॉइंट होता है किसी किसी का, बहुत जल्दी लोग बाउंस बैक करते हैं। सो दिस कुड बी वन रीजन कि कोई इंसान बहुत जल्दी बाउंस हो जाता है, बहुत जल्दी सॉरी बाउंस बैक हो जाता है, बहुत जल्दी अपने जो सेट पॉइंट है उनका, even if there are adversities they will be able to bounce back very quickly. So that could be one reason. It could be they are very emotionally strong individuals in the sense कि उनका emotional intelligence बहुत अच्छा है, वो regulate कर लेते हैं अपने आप को quickly। ठीक है, it could be कि उनका resilience बहुत अच्छा है, the kind of upbringing, the kind of parenting, the kind of school में teaching, building वगैरह जिस तरीके से हुई है पर्सनैलिटी की, कि उनका resilience पे बहुत फोकस किया गया, तो वो बहुत resilient individuals हैं। So even if there are adversities, they'll quickly able to come back to their normal self, right? And of course, positive psychology, self care. So जब हम positive psychology की बात करते हैं, we talk about things like exercising, looking after yourself, self care things, positive self talk, पॉजिटिव इमेजरी, देन आपका ये जो रिजिलियंस है उसको कैसे बिल्ड करते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजों से क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप को ही जल्दी ठीक कर लेते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी थेरेपी और इंटरवेंशन। So for example, it could be, let's say for example, you have lost somebody, there's a lot of grief that is happening, it could be a breakup, it could be somebody has died, right? So it will take some time, of course it is given कि 2-3 months, 4 months, कभी कभी 6 months, डिपेंडिंग आपका कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था या रिलेशनशिप था, बट इवेंचुअली डे बाय डे ऐसा होता है कि आप अपने आप बेटर होने लगते हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिमिशन ट्रीटमेंट, या इफेक्ट जिसे आप कह सकते हो जो ट्रीटमेंट में। और इसकी वजह से आप कभी कभी ना क्या है, ट्रीटमेंट और अच्छा बंदा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही बंदा ठीक होने लगता है विदाउट एनी इंटरवेंशन। ठीक है, सो ये एक ऐसा मैं टॉपिक बोलूंगी, यस स्लाइटली मॉडरेट था, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, सो एंड एक तो दूसरा इसलिए भी डिफिकल्ट कह सकते हो क्योंकि ये कंपल्सरी में आया है, सो यू हैव टू बी अगेन pointing us towards the idea that you have to actually understand what psychology is, कहाँ कहाँ अगर ये इन्होंने थेरेपी में आपको ये दिए हैं टॉपिक्स, या जो आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी बुक है, तो उसको ध्यान से पढ़ो, नॉट जस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे तो उसको मगअप करना इज नॉट द होल पॉइंट, राइट? सो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको अब एक्स्ट्रा होमवर्क करने की जरूरत है इस वे में। ठीक है, आई थिंक दिस वाज समथिंग व्हिच इज आई थिंक मिसिंग इन योर नोट्स, सो आई वुड डेफिनेटली से कि आप इसको मार्क करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर दे कैन आस्क यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग विल गो यूनिट वाइज, तो आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसी वे में सेट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यूनिट नंबर 1, सेकेंड वुड बी डिसऑर्डर, देन आपका थेरेपी हो गया, फिर फोर्थ आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो गया। तो इस वे में आपके जो पेपर है वैसे ही सेट रहेगा। सो यू कैन हैव अ मेंटल नोट दैट टाइम कि अच्छा ये कहाँ से आया, तो एटलीस्ट यू हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट कि मुझे क्या लिखना है, या किस टॉपिक के अगर कुछ मान लो नहीं समझ में आ रहा है, यू हैव टू आंसर। So you have to be mindful that way. All right, so next question is managerial effectiveness um, uh, is influenced by reasoning and decision making abilities of the manager, critically evaluate with the help of researches. ठीक है, again I would mark this as something moderate,
इसको मैं कह सकती हूँ, अगर आपने स्मार्ट एंड स्वैन बुक पढ़ी है उसमें आपने मैनेजरियल इफेक्टिवनेस का जो टॉपिक है उसमें देखा है, या जो हमने नोट्स में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैनेजरियल इफेक्टिवनेस क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंट ट्रेट्स एंड क्वालिटीज क्या है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट हैविंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस या मैनेजर की जो एबिलिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, रीजनिंग हो गया, क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया, फोकस्ड होना चाहिए, इंटरप्राइजिंग होना चाहिए, है ना। ये सब आपको याद, हमने कुछ कुछ चीजें की थी। नाउ दे आर टॉकिंग कि क्रिटिकली इवेलुएट करो। सो क्रिटिकली इवेलुएट आपको यहाँ पे दोनों प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं बेसिकली, बिकॉज इज इट की मैनेजरियल इफेक्टिवनेस हमेशा ही रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग से इम्पैक्ट होती है। So you have to justify this answer. Is it always like that or is it not like that? So it could be certain times कि आपको सिर्फ आपके सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग रीजनिंग की बात नहीं है, इट कुड बी आपका नॉलेज भी होना चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। सो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ एंटरप्राइजिंग होने से या आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है उसी से आपका जो एबिलिटी है वो अच्छा होगा। कभी कभी आपकी जो ये सारी एबिलिटीज हैं, बाकी जो आपकी टेक्निकल या नॉलेज वाली जो स्टफ है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू बैलेंस आउट दिस आंसर। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि you have to write something which is very क्योंकि क्या कहते हैं उसको, एकदम राइट एंड रॉन्ग का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर इन द पीपीटी हमने आई थिंक क्रो एंड क्रो या किसी एक इंसान का हमने रिसर्च में डाला हुआ है कि क्या मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, क्या चीजें एक्सपेक्टेड है एक अच्छे मैनेजर से, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन क्वेश्चन जो आई वुड से अगेन, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि आपकी कंडीशनिंग का मॉडल क्या है, then I think you will be able to answer this question. And of course, having an understanding about what is psychopathic personality. So first of all, you need to have an idea what is personality disorders. ठीक है, एंड सेकेंडली यू नीड टू ऑब्वियसली हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि ये कैसे हो सकते हैं, सो हाउ डिफरेंट schools of psychology are explaining this. So if you remember, हमने psychodynamic perspective किया था, हमने behavioral perspective किया था. So in behavioral perspective, could it be because personality disorder is of course it could be कि childhood upbringing कैसी है, learning कैसे हुई है, क्या क्या चीजें जो है वो reinforce की गई हैं बचपन से या condition की गई हैं. So yes, it could be that the psychopathic personality is because of the conditioning. So आपको यहाँ पे again the catch is critically evaluate. You don't have to completely support this thought. You can use this to explain that yes, it could be through reinforcement, through conditioning. The child has learned to become psychopathic in nature, but that is not always the case because there could be some genetic factors. It could be that they are born that way and वो और environmental factor की वजह से बाहर निकल के। तो क्रिटिकली इवेलुएट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आपको दोनों एक्सप्लेन करना है कि कहीं कहीं जगहों पे यस कंडीशनिंग का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन कर रहा है, बट हर जगह तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई वुड समबडी डू समथिंग सो वायलेंट और या सो एक्सट्रीम, है ना। सो यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई दैट कि दोनों ही मतलब यस एट सम पॉइंट इट कैन एक्सप्लेन सर्टेन बिहेवियर, but will it explain all the kind of cases? No. So there could be some genetic factors also. जैसे for example people who are psychopath, उनके अंदर सेंस ऑफ एम्पैथी जो होती है वो हो सकता है मिसिंग हो, जो बाकी इंडिविजुअल्स में होती है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट जो कंडीशनिंग से आप किसी के दिमाग में ला सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन write a balanced answer. Again 10 marks, only 150 words you have to write, so you can explain something like this in this manner. ठीक है, all right, so this completes your set of 5 important compulsory questions which are there. Then coming on to again आपके पास फिर जो main full-fledged questions आएंगे. For example, what are the factors that determine the efficacy of psychological tests? Discuss the ethical issues in the use of psychological tests. I think this is again something which is very easy, very direct. ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो हमने आपने पहले नहीं देखा है, आपने किया नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन मेक अ टेस्ट अ गुड टेस्ट. बेसिकली यही बात है ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, उनकी एफिकेसी कैसे बेटर हो सकती है, क्या फैक्टर्स हैं. सो स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है कि यही कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका टेस्ट कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है, राइट. एंड देन व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स. ऑफ कोर्स इट कुड बी कि हम ट्वीक कर सकते हैं डेटा, इट कुड बी these are just test. In the end of the day they might not be giving you the exact, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना भी बहुत जरूरी है. दे कुड बी चांसेस ऑफ एरर, दे कुड बी एक्सटर्नल फैक्टर्स,
अदर देन दैट एथिकल कंसर्न्स ये भी हो सकते हैं कि आप मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को लेबल या क्लासिफाई तो नहीं कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट, या आप इसका कुछ गलत पर्पस के लिए टेस्ट तो नहीं यूज कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल कि आप लो लीगल इश्यूज से बचने के लिए अपने आप को you're trying to say that we have mental health issues, so इस वजह से मर्डर हो गया। I'm just giving you an example. Or could it be that using these kind of tests you're trying to seek divorce from somebody, so आप किसी को ये लेबल कर रहे हो कि वो उनका आईक्यू खराब है and all of that। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेस्ट है ऑफ कोर्स इनका पर्पस जो है वो अच्छा है, बट आप किस इंटेंशन से टेस्ट यूज कर रहे हो, सो सम एथिकल कंसर्न्स आर देयर। आई एम श्योर इफ यू रिमेम्बर हमने पीपीटी में भी किया था, नोट्स में भी मेंशन्ड है। So I think that this is a very direct, very easy and a kind of an expected question कि इस यूनिट से ऐसा कुछ आ ही सकता है। ठीक है। सो या फिर जैसे इस बार एथिकल का पूछ रहे हैं, अगली बार मिसयूज का पूछ सकते हैं। सो बी केयरफुल विद दिस, आई थिंक इट्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इजिली कुड बी डन। सो डिफिकल्टी लेवल मुझे इसका काफी सिंपल ही लगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा। All right. So next question is explain how behavior therapy encourages assertive coping. So this time I think काफी जो आपका फोकस था दैट वाज ऑन समथिंग विच वाज ऑन बिहेवियर थेरेपी। अगेन आप अब नॉर्मल साइकोलॉजी की बुक से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं स्मारक एंड स्वैन में भी डिसऑर्डर्स के बारे में गिवन है, सो आप मे भी वहां से भी कर सकते हो। नोट्स इज आल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज बिहेवियर थेरेपी, दैट वी आर ट्राइंग टू reinforce a certain behavior. It could be a maladaptive behavior, it could be a behavior which is जो आप चाहते हो कि बार बार री करो। सो जब आप उसको हैबिट में लेकर आते हो, आप उसकी कंडीशनिंग करते हो, आप उसको री करते हो, सो दैट इज बिहेवियर थेरेपी। चाहे आप टोकन इकोनॉमी यूज करो, चाहे आप सेंसिटिव डिसेंसिटाइजेशन यूज करो, या फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करो, चाहे आप उसमें फ्लडिंग टेक्निक यूज करो, दीज आर ऑल बिहेवियरल थेरेपीज, राइट? दीज आर ऑल टेक्निक्स। चाहे आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव री का मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ तरीके हैं कि हम जो है बिहेवियरल थेरेपी लगाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ दिस थेरेपी encourages assertive coping. Can we actively do something about our problems? So yes, assertive coping में क्या होता है कि हम जानबूझ के reinforcement दे रहे हैं जब आप cope कर रहे हो। So you are, let's just say I teach you deep breathing technique, so you are trying to assert yourself कि no, if I'm having an anxiety attack I have to have a deep breathing class, और आई हैव टू हैव अ डीप ब्रीदिंग सेशन, राइट? तो आप एक्टिवली कुछ कर रहे हो, सो दैट विच एसर्ट्स विच इज एक्टिवली प्रोमोटिंग कोपिंग। ठीक है, तो हम आपके बिहेवियर में वो इनकलकेट कर रहे हैं, हम आपको इनकरेज कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस कि जैसे आप वो टेक्निक यूज करते हो अपनी कोपिंग के लिए, यू फील बेटर, सो दैट एक्ट्स लाइक अ रीइंफोर्समेंट टू यू, right? So you would be encouraged to do it the next time also. This could be one way of explaining it. Another way of explaining it could be rehabs. तो रिहैब में जैसे मान लीजिए एवरी टाइम दैट यू आर अवॉइडिंग अल्कोहल, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ टोकन। मैं आपको एक टोकन दे रही हूँ कि यू गोइंग टू गेट अ बैच और समथिंग लाइक दिस, कि एंड फॉरेन में ऐसा होता है कि आपको एक कॉइन मिलता है कि मान लीजिए आपने वो सब्सटेंस 1 साल तक नहीं यूज किया, सो यू गेट अ कॉइन विच सेज वन ईयर एंड 2 ईयर ऐसे करके। सो वो जो कॉइन्स हैं दे कैन एक्सचेंज इट फॉर समथिंग, दे गेट सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स, दे कैन बाय इट, सो एंड सो फोर्थ। तो उससे क्या होता है वो और दे वुड बी एनकरेज। तो बिहेवियरल टेक्निक्स आपको जान और ज्यादा मतलब प्रेरित करती है एक तरीके से कि आप वो चीज करें, यू आर एक्टिवली डूइंग समथिंग लाइक दिस। सो डेफिनेटली आप देखोगे कि इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड आप इसका एक डायग्राम भी प्लीज शो कर सकते हो कि कैसे रीइंफोर्स करता है, फिर आप अगेन कोपिंग करते हो। सो दिस तरीके से यू कैन डू। आई थिंक दिस वाज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन बुक्स। बुक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, बट ये किस तरीके से उन्होंने पूछा है, आई थिंक दैट वाज मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कि बिहेवियरल थेरेपी कैसे असर्टिव कोपिंग जो है वो इंकरेज कर रही है। सो दिस इज व्हाई आई वुड से कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। Then the question is describe the various effective strategies which can be incorporated in designing guidance program for adolescents preparing for competitive exams. ठीक है। सो अगेन दिस इज आई थिंक अ क्वेश्चन जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में जो गाइडेंस का है उसमें भी बहुत सारे पॉइंटर्स गिवन है। अदर देन दैट रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट और रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट या
या education psychologist also I have put, या counselors I have put in the education notes that you have. Now they have given you a specific example, competitive examinations में कैसे help कर सकते हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स काउंसलिंग, अवेयरनेस, कोपिंग मैकेनिज्म्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप कैसे गाइडेंस क्रिएट कर सकते हो इनके लिए. अगेन देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट, बट ऑफ कोर्स वी नो द बेसिक आइडिया, राइट, कि एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है. इनफैक्ट मोदी जी हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एक दिन आई एम श्योर आपने याद होगा कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस के ऊपर उन्होंने बात किया था. तो किस तरीके से इंटरवेंशन हो सकती है, किस तरीके से प्रोग्राम्स हो सकते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि बच्चों को जो है वो प्रिपेयर करने में हेल्प हो, अनहेल्दी सेट ऑफ कंपटीशन ना हो, या हेल्दी वे ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे उनके लिए हम इनकरेज कर सकते हैं. So again, I would rate this something as, you could say, moderate, only because you need to have an understanding about what exactly is the application of psychology, especially in creating these kind of intervention programs या guiding programs, या कुछ specific context उन्होंने दे दिया है. तो अगर आपको clarity नहीं है ऐसे topics के बारे में, that you know what is the application of psychology in education, in guidance, in vocational training programs, या फिर एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप नहीं आंसर कर पाओगे, बिकॉज स्ट्रेट अवे तो बुक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड स्ट्रेट अवे हो सकता है आपको न्यूज़पेपर्स में भी इनडायरेक्टली मिले. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. सो अगेन यू हैव टू बी somebody who is very smart, that way you have understood कि what exactly is the application of psychology, and now you are able to understand कि कैसे आप कोई भी आंसर मोल्ड कर सकते हो. So this is why I have given this as a moderate difficulty level, only because you need to have a clarity about this particular subject कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज what are the personality qualities to be focused on for preparing community members as leaders for change. Now again I think both of these questions, you know, ये थोड़े से moderate level के हैं. Again, why moderate level? Because you know, if you're not having an idea about what is community, what is personality, yeah, what is the quality of a leader, what is social change, अगर आपको ये अलग अलग टॉपिक्स के कीवर्ड्स नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाओगे. सो अगेन यू हैव टू बी, you know, very mindful of what exactly they're asking you. They are specifically mentioned कि leadership qualities ऐसी कौन सी होनी चाहिए कि जब आपको कम्युनिटी इंटरवेंशन करना है फॉर सोशल चेंज, तब आप कैसे करोगे, या कम्युनिटी को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, इनकरेज करोगे अगर आपको सोशल चेंज. तो आपको पहली बात तो सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीडरशिप में अच्छी क्या क्वालिटीज होती हैं. तो यू ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेम्बर व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, व्हाट इज ट्रांजैक्शनल लीडर्स. तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वुड बी बेटर ओवर हियर, जो यू नो somebody who have a vision, somebody जो एस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, सबको साथ में लेके चले, somebody who are participative in nature, somebody who can lead also and at the same time they can guide and mentor also. So ये कुछ ऐसी qualities हैं जो required हैं for preparing the community for a social change. Now please be careful, the question is about the personality qualities and not about social change, right? So you have to be very careful. कहीं ऐसा गलती से आप ये मत सोचना कि community intervention पे यहाँ पे लिखना है या social change के बारे में लिखना है. No, that is just like a keyword that they have given you, but the whole focus is on the qualities of a good leader who can bring about the social change. So you have to be mindful that way कि आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है. So this again I would rate something as moderate. Again, if you have read your Smarak and Sven or any basic concept आपने पढ़ा है कि leaders की qualities कैसे होनी चाहिए, especially community intervention में, you know, क्या important चीजें हैं, so I think you will be able to answer something like this. But again, be, you know, you have to be like having a good in-depth concepts of these things, understanding of these things, ठीक है. Okay, then the next is, can the applicability of concept of a norm crystallization in an organization affect transformational leadership in the organization? Now norm crystallization is बेसिकली कोई भी, जैसे आपको याद है हमने एक टॉपिक किया था सेंसिटिव ट्रेनिंग, जिसमें हम कोई भी नॉर्म अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे पुराने नॉर्म्स को हम अनफ्रीज करते हैं और नए नॉर्म्स को हम फ्रीज करते हैं. So this is what is norm crystallization. So I was just looking at an interview of Indra Nui where she was talking about, let's just say,
that there is a female who is presenting some kind of presentation, some kind of a project, and boardroom में जितने भी members बैठे हुए हैं, some of the males, they are rolling their eyes or they are laughing at her back or something like that. So there are two things that she can do as a good leader, right, in the organization. Number one, what she can do is either she'll ignore that point of time कि भाई माहौल नहीं खराब होना चाहिए, and she would say it later on कि बाद में मैं बुला के बात कर लूंगी. And another thing would be कि then and there she is going to stop and say in a very polite and a very pious manner कि is there something wrong with your eyes if you're rolling your eyes? Yeah, is it, do you want to elaborate, or do you care share, do you care to share something that way? So that will instill in the minds कि this is a norm in the organization that you should not diss anybody. तो बेसिक मैनर्स होनी चाहिए, या यू आर माइंडफुल, यू आर बीइंग वॉच्ड कि आप क्या चीजें जो है वो प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. बिकॉज जो आप एक्सेप्ट करते हो, जब आप जो चीज व्हेन यू keep letting things happen on its own and you're not being mindful, and then and there you're not saying something, that means you are sanctioning some kind of norm. Unsaid, see, norms are unsaid. तो अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब कि एक्सेप्टेबल है, तो फिर बाद में कल्चर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो व्हेन यू आर बीइंग माइंडफुल, व्हेन यू आर वोकल अबाउट इट, एंड यू व्हेन यू पॉइंट इट आउट. So again, something which is, I think again, I when you see Indra Nooyi, she's such a great, I think, leader in terms of these things and the kind of things that she talks about. I think they are very good and mindful. So definitely the concept of norm crystallization in an organization affect transformation leader, definitely. क्यों? तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब हमें इस टाइप के जो नॉर्म्स हैं वो क्रिस्टलाइज करने हैं, जब हमें नए नॉर्म्स जो हैं वो बनाने हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का क्या रोल हो सकता है कि नहीं, ऑफ कोर्स हो सकता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स आर पीपल जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं, एंड डेफिनेटली उनकी जो लीडरशिप है वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है, यस, परसुएट करती है. वो विजनरी लीडर्स होते हैं, तो वो दूसरों को भी वो विजन दिखाते हैं जो वो सोच रहे होते हैं, राइट. सो आपको थोड़ा सा नॉर्म क्रिस्टलाइजेशन का आइडिया होना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडर. अगेन, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट, यू कैन हैव योर ओन टेक इन दिस, बट ऑफ कोर्स उन्होंने थोड़ा सा आपको लीड कर दिया है यहाँ पे कि नॉर्म क्रिस्टलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, तो ये किस तरीके से रिलेटेड है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. अगेन, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेंशन किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है, इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई डिफिकल्टी लेवल में इसका बोलूंगी कि मॉडरेट है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है. अच्छा, नॉट जस्ट दिस कि नॉर्म क्रिस्टलाइजेशन से क्या लीडरशिप इम्पैक्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट आई थिंक देयर आस्किंग. So you have to be mindful that how are you going to connect these two things very much. ठीक है. So this is this question. Then coming इसके बाद के आप जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, मोस्टली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले, या फिर मोस्टली आपके जो है करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है. स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस आपके बुक वाले थे, बट मोस्टली नाउ यू विल सी क्वेश्चंस मोस्टली आई हैव रिटन दैट फ्रॉम करंट अफेयर्स या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. सारे क्वेश्चंस आपके वैसे हैं. ठीक है. यस तनु, यू आर सेइंग समथिंग. I was asking, like in previous question, I was kind of unable to get like what will be norm crystallization over there. So like in such question, how can we handle those questions? Like how can we just write those answer during that moment? सी, आई थिंक यू कैन हैव सम वेरी गो टू पॉइंटर्स लाइक दिस. ठीक है. आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर जैसा प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, दैट वाज समथिंग जेंडर रिलेटेड, कि एक जेंडर के ऊपर जानबूझ के ऐसा कुछ होता है, हैड इट बीन अ मेल उसके ऊपर ऐसे हंसी मजाक नहीं करते है ना. सो इस तरीके से आप जेंडर का क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आप बात कर सकते हो. ठीक है. आप कोई ऐसा टॉपिक उठा सकते हो जो बहुत प्रेवलेंट है, and then you can talk. So it could be gender related, it could be, let's just say, डाइवर्सिटी, इट कुड बी आप कल्चरल, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, राइट. इट शुड बी कि मान लीजिए यंगस्टर्स हैं और ओल्डर जनरेशन है, उनके बीच में बहुत सारे गैप हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि जो कंपनी है देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग. तो नए नॉर्म्स तो कोई भी हो सकते हैं. कोई ऐसा नॉर्म जो आप सेट करना चाहते हो विच इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, which is culturally very very inviting, very warm. जो कंपनी का इथोस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसी वैल्यूज, आप ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हो, तो आप इस टाइप के कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो जो आपको पता है कि दीज आर वेरी इजी
थिंग्स टू कोट, एंड इसमें आप कुछ गलत भी नहीं लिखोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी वैसे भी आपसे बहुत पूछ रही है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दीज गो टू वर्ड्स या गो टू कॉन्सेप्ट्स या गो टू इश्यूज जो आपके चल रहे हैं, एंड आप इसको मेंशन कर सकते हो। आई थिंक जेंडर वुड बी वन इजी थिंग जो आप कह सकते हो कि जेंडर इक्वलिटी हो गया, इस तरीके से आप एक टॉपिक पेश कर सकते हो। सो यू नो दैट आई वुड से यस, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स जो आप सोच रहे हो ना कि एकदम से मेरे दिमाग में कैसे आएगा या कुछ है। आई थिंक फॉर ऑल द यूनिट्स यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो एकदम इम्प्रॉम्प्टू अगर आ गया और आपको कोट करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज देर आर थिंग्स लाइक दैट जो आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फॉर दैट एग्जाम्पल सिमिलरली टेररिज्म का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बोबरॉल एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जैसे इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको रेडी टू यूज वाले आंसर जो होते हैं ना आपके, वो होने चाहिए। सो आई थिंक यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस फॉर योर आंसर, ठीक है। ओके, या सो मोस्टली अब जितने भी क्वेश्चन हैं दैट इज अगेन मॉडरेट टू इजी, but again you need to have good knowledge of the topic, then I think you will be able to answer. So the next question is, what is primary prevention? Very direct, it is given in your Smarak and Sven, it is given in your notes also. So that chalk out a primary prevention program for substance abuse disorder in slum community. तो आप देखोगे एक बहुत ही डायरेक्ट इजी क्वेश्चन दिया है फॉर अ 20 मार्क का क्वेश्चन, that how can we do primary intervention एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, या किस तरीके से कम्युनिटी इंटरवेंशन हम कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ अ सब्सटेंस अब्यूज। आई थिंक दिस इज, इससे इजी आई थिंक क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो ऑलरेडी मेंशन इन योर नोट्स, आप करंट अफेयर्स में भी अगर कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं कि स्लम एरियाज में, स्लम कम्युनिटी में सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम जो है वो कैसे ठीक कर सकते हैं, या कैसे कम्युनिटी इंटरवेंशन हो सकती है, या प्राइमरी इंटरवेंशन में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना, रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। If you just happen to see your notes, I have mentioned all of these pointers to you. So I think it's a very direct, very easy question that you can get. ठीक है। Then coming on to the next one, which is provide a community base. See, I told you very, जब हम लोग कर भी रहे थे, कम्युनिटी इंटरवेंशन हो गया, एडुकेशन साइकोलॉजी, रीहैब साइकोलॉजी, देन योर जो डिप्राइवेशन वाला, डिसएडवांटेज ग्रुप वाला जो है, डिप्राइवेशन वाला जो है, सोशल इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। वी ऑल्सो मे नीड, ऑब्वियसली दिस सोसाइटी विल हैव कम्युनिटी, जब तक कम्युनिटी इंटरवेंशन नहीं होगा, रिहैब के कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इसको आप प्लीज ऐसे मत समझना कि ये आधा उसमें भी आ रहा है, ये आधा इसमें भी आ रहा है। So you have to be somebody who can, you know, use the concepts anywhere which is applicable. तो ऐसा नहीं है कि रिहैब इंडिविजुअली अपना चलता है इंडिपेंडेंटली और कम्युनिटी इंटरवेंशन अपना इंडिविजुअली चलता है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स ऑल इंटीग्रेटेड, राइट। सो यू ऑल्सो हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम इफ पॉसिबल। आप एडुकेशन साइकोलॉजी से लेके जो आपका सोशल इंटीग्रेशन वाला जितना भी टॉपिक है वहां तक सब एक साथ ही करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। All right. So the question is, provide a community-based model for organizing services for rehab of mentally challenged. Again, a very direct question. If you happen to see your notes, I've already mentioned कि किस तरीके से community intervention होती है, government level पे क्या policies चल रही हैं, services हो रही हैं, psychologist का क्या क्या role हो सकता है, किस तरीके से हम rehab दे सकते हैं mentally challenged लोगों के लिए, and so on. So this year it could be mentally challenged, next year it could be, you could say criminals, it could be juvenile delinquents. तो जो आपका जैसे HIV एड हो गया, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू नो आई थिंक द टेम्पलेट क्वेश्चंस वुड रिमेन द सेम, इज जस्ट यू नीड टू हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये है क्या, बेसिकली किस तरीके से रिहैब काम करे या कम्युनिटी इंटरवेंशन कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपेयर द टॉप डाउन बॉटम अप approaches to social change with specific reference to handling social problems in Indian context. Now, top down and bottom up approaches are two concepts जो आपने पेपर 1 में पढ़े थे ना। टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, जब हम छोटे एलिमेंट से मेन थॉट प्रोसेस पे जाते हैं, या फिर हम बड़े थॉट से उसको छोटा छोटा करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे जाते हैं, कौन सी अप्रोच है। तो आपको बस कंपेयर करना है। यस, सर्टेन टाइम्स वी हैव टू गो टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ इट,
ठीक है, कभी बार हमें ऐसा करना पड़ता है और कभी बार हमें बहुत ही जनरलाइज इंटरवेंशन करनी पड़ती है. सो हाउ कैन वी डू दैट? नाउ व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी पॉवर्टी, इट कुड बी डिप्राइवेशन, इट कुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपकी एथनिक रिलीजियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. तो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे जेनेरिक एग्जाम्पल्स दे सकते हो, डोंट हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. एंड दोनों ही आपको जो है बस कंपेयर करनी है, यहाँ पे कोई आपको बहुत ज्यादा क्रिटिक नहीं करनी है, आपको प्रोज एंड कॉन्स का नहीं बताना है. यू सिंपली हैव टू टॉक अबाउट कि दोनों ही जो एक सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रही है. So again, it could be, for example, certain times if I want to bring a very systematic change in the thought process, जैसे septic tank वाली जो चीज थी, you have to go to the root cause of it. You have to go to the bottom approach that कि मतलब बेसिकली आपको उसके एलिमेंट समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट अ बिहेवियरल थिंग और इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रा नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, बट जब तक आप थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करोगे, जब आप अपना लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज करोगे, तब तक वो ओवरऑल जो है बिहेवियर चेंज नहीं आएगा. तो सर्टन टाइम्स वी हैव टू गो टू द रूट कॉज. सर्टन टाइम्स इट कुड बी कि काउंसलिंग से, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, या लेजिस फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया यूज करके एट लार्ज आप जनरलाइज करके जो चीजें हैं वो चेंज कर सकते हो. तो आप दोनों ही वे में आपको ये चीजें जो है एक्सप्लेन करनी है. अगेन, अगर आप यू नॉट समबडी हु हैव कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सोर्स भी नहीं लिखा है इस चीज का, तो अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है आप नहीं समझ पाओगे. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट साइकोलॉजी इज एंड हाउ इट कैन हेल्प विद सोसाइटल प्रॉब्लम्स. ठीक है. देन आपका लास्ट क्वेश्चन है विच इज अगेन कमिंग फ्रॉम abnormal psychology. Which form of psychological treatment is useful, sorry, is suitable for dealing with unresolved inner conflicts? I think again, if you have an understanding about what is psychodynamic perspective about inner conflicts of your जो आपका अनकॉन्शियस में इड ईगो सुपर ईगो, इट्स एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन बट इट इज डेफिनेटली आस्किंग अबाउट दैट, बिकॉज कोई भी अदर आपका जो बिहेवियरलिज्म है या कोई और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो नोबडी टॉक्स अबाउट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? सो यू नीड टू टॉक अबाउट साइकोडायनेमिक अप्रोच, जहाँ पे आप थ्रू ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन, चाहे फ्री एसोसिएशन मेथड्स, साइको एनालिसिस मेथड, साइकोडायनेमिक जो भी उनके मेथड्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है. सो आई थिंक इट्स अ डिटेल्ड क्वेश्चन अबाउट कि कैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो सॉल्व होती है. ठीक है. सो मोस्टली हिंटिंग टुवर्ड्स साइकोडायनेमिक और एटलीस्ट साइकोएनालिसिस पर्सपेक्टिव, right? So this completes set number 1, I mean section number 1. Section 2 is again coming to your important compulsory questions. um, Number 1, what are the cultural consequences of being disadvantaged and how these can be addressed? Again, I think स्मारक एंड स्वैन बहुत ही डायरेक्ट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या इशू है. करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस, सॉरी, टॉपिक्स एडिटर्स एडिटोरियल्स आते रहते हैं. क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? ऑब्वियसली दे आर डिप्राइव्ड culturally, they are disadvantaged that way, they are you could say, and then there's a psychological sense of, you could say, deprivation, because culturally they are being abandoned, they are culturally being avoided, then there is a problem of prejudice, discrimination. तो हम सोचो एक कल्चर ही क्रिएट कर रहे हैं. इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर देयर इज अ डायग्राम दैट वी डिड इन द क्लास कि कैसे कल्चर ऑफ पोवर्टी की वजह से और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी हो रही है, असॉल्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, सब्सटेंस अब्यूज का, एंड लोग उसी कल्चर में जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं. इट्स इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, इट्स लाइक अ विशियस सर्कल. सो इस तरीके से जब हम उनको कल्चरली जब हम डिसएडवांटेज उनको करते हैं, जब हम उनको अलग करते हैं या हम उनको किसी भी वजह से उनको जो है मिसट्रीट करते हैं, उसके वजह से कल्चरल क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो यस, दे कुड बी अ सेंस ऑफ अबैंडनमेंट, दे कुड बी सेंस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, दे कुड बी अ सेंस ऑफ कि हम अलग हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, सेंस ऑफ एलियनेशन, सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्राइवेशन, कितनी सारी चीजें हैं, So I'm sure throughout history you must have noticed other topics also, you must have read about it. Again, there's nothing right and wrong about it. Just be very careful while answering this question and don't write something very cynical or something very negative. ठीक है. बट यस, जो चीजें हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, करंट अफेयर्स के साथ अगर आप डालना चाहते हो, यू कैन टॉक अबाउट इट. ठीक है. देन there is a question on, I think it's a very direct, very easy question on, write a note on distance learning through IT. सो इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ आईटी. कैसे आज की डेट में आईटी जो है
it is one of the application. कैसे distance learning has become. You just have to write a note for 150 words. So again you have to mention कि आपके स्मारक स्पेन में भी गिवन होगा या अदरवाइज ऑल्सो आपने इतने सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पढ़े हैं कि आज की डेट में डिस्टेंस लर्निंग हो गया. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इग्नू, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स, कोर्सेरा. कितनी सारी चीजें हैं जिससे हम घर बैठे बैठे रिमोटली वी कैन हैव एक्सेस ओनली बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जो आई थिंक आपको वैसे भी कुछ नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हो. वैसे तो ऐसे वगैरह भी आते ही रहता है इस टाइप का. So something like that you have to mention. Yes, Tanu, you're saying something. Ma'am, I was asking actually there's a problem that is like how can we make these answer different from GS answer because the same question if comes in GS then what I can write over here which will make it a part or will be like in applied psychology part. Yeah. So one of the thing first of all I would want to say because when we'll do answer writing also I will be talking about it. See, there's nothing wrong about connecting your answers with other GS papers. I've understood your question कि आप ये पूछ रहे हो कि GS में भी अगर ऐसा question आता है और यहाँ पे भी आ रहा है तो हमारा ऑप्शनल से कैसे डिफरेंट लगेगा, राइट? This I've understood, but in general it's okay if you're trying to connect your answer with other GS papers because this is what we're trying to see कि कितना आपको एक्चुअली में समझ में आया है कि आपका सब्जेक्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है आपकी सब्जेक्ट की और रियल वर्ल्ड में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो येस, इफ यू कैन कनेक्ट विद अदर GS, गुड, नो प्रॉब्लम. नाउ रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि लेट्स जस्ट से ये क्वेश्चन बाकी उसमें भी आया है GS में और कहीं ना कहीं अब आपके साइकोलॉजी ऑप्शन में भी आया है तो उसमें कैसे कंटेंट अलग अलग होगा. उसमें आपको एक चीज जो एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड करना है कि साइकोलॉजिकली कैसे ये जो प्रॉब्लम है वो इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इशू या मेंटली आपको कैसे इट्स कॉजिंग मेंटल हेल्थ इशू या आपकी फ्रस्ट्रेशन कॉज कर रही है, एग्रेशन हो रहा है एंड सो फोर्थ. तो वहां पे हम थोड़ा सा सोशल पर्सपेक्टिव में ज्यादा देखेंगे या गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा देखेंगे. यहाँ पे हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे ना कि रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या हो सकता है. लेट्स जस्ट से इट्स अ 20 मार्क का क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे, सो हाउ इट कैन बी एड्रेस्ड में यू हैव टू मेंशन द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट कि कैसे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, साइकोलॉजी के लेवल पे क्या हो रहा है. And if you have noticed in your notes, I think in every unit for paper 2 I've tried to put कि role of psychologist क्या क्या हो सकता है. एडवोकेसी हो सकता है, एडुकेशन हो सकता है, काउंसलिंग हो सकता है, अवेयरनेस क्रिएट करना हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू गिव अ साइकोलॉजिकल पॉइंट टू इट, देन इट विल बी मोर लाइक अ साइकोलॉजी आंसर. ठीक है, तो ऑब्वियसली द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम. जीएस में भी सेम प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी में भी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मेंशन करना है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ साइकोलॉजी पेपर, सो थोड़ा सा तो आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, हैड इट बीन की सोशियोलॉजी का पेपर होता तो ऑफ कोर्स हम नहीं मेंशन करते, हम कुछ और चीजें मेंशन करते. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, ओके. All right. So the next question is interactions between members of diverse group can affect the ratings of in-group, out-group members. Discuss with the you could say help of studies. Now, if you remember, आपको मैंने applied psychology की books दी हैं, social psychology की. वैसे भी psychology की books हैं आपके पास या current affairs की books में या स्मारक स्वयं में आपने देखा होगा कि जब भी हमें group conflicts जो हैं, intergroup इन ग्रुप आउट ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व करनी होती है, वन ऑफ द मेथड इज इंटरेक्शन कि जितना ज्यादा जो मेंबर्स हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जानेंगे एक दूसरे को, द सेंस ऑफ इन ग्रुप या अस वर्सेस देम का जो डिबेट है वो कम होता जाता है. व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट टू आइडेंटिफाई देम, देयर इज अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे सी देमसेल्व्स. सो उनका जो परसेप्शन है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे. इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट गोल्स. इफ यू रिमेंबर, आपकी बुक में मेंशन्ड है कि जब आप सबऑर्डिनेट्स गोल देते हो, सो फॉर एग्जांपल कि आई थिंक आई गेव यू दिस एग्जांपल कि अगर मान लीजिए देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन जो पिकनिक पे गए हैं, एक को एक साइड मिला है, एक को वाटर वाला साइड मिला है. नाउ ऑब्वियसली एवरीबडी इज थर्स्टी. Let's just say group B which is near to the water, they don't have a container to drink water, and जो group A है उनके पास container है but the access is toward through you could say group B. So if they come together, and they share their containers, बोथ इट्स लाइक अ विन विन कि दोनों ही एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है. सो डेफिनेटली जब आपकी इंटरेक्शन बढ़ती है डाइवर्स ग्रुप से, एंड दिस इज वन ऑफ अ की मेथड, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जब आप अप्लाइड
जो साइकोलॉजी की बुक है, सोशल साइकोलॉजी की बुक है, या इवन स्वानक स्वेन भी पढ़ोगे तो उसमें मेंशन्ड है कि कैसे जब इंटर ग्रुप सॉरी जो ग्रुप के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं उसकी वजह से जो आपकी इन ग्रुप आउट ग्रुप टेंडेंसी जो है वो कम होती है. व्हाई? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड टू नो देम, यू कुड से जो भी आपकी बाइसेस हैं वो कम होने लगती हैं. Because there's a sense of familiarity, you start seeing them, you start being with them, so maybe there's some kind of affection also starts to take place. So this could reduce the problem. And ये आपका कई बार ये थोड़ा सा मॉडरेट इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये इससे पहले हमेशा सिंपल वे में आता है कि इंटर ग्रुप जो प्रॉब्लम्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना. तो उसके बजाय उन्होंने सीधे आपको एप्लीकेशन ही दे दिया है कि अगर हम उनको इंटरेक्शन में लेकर आए तो क्या उससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाती है. तो ये आपको बेसिकली आंसर करना है. इट्स लाइक यू पुल योर ईयर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, द आंसर इज द सेम. यू जस्ट हैव टू बी somebody who's कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है और आपने पढ़ा है उस चीज को, right? So this is your answer that way. Then discuss the behavioral strategies for managing pollution. Very very direct question. एंड अगेन आपने अगर जनरल साइकोलॉजी बुक्स पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर में आजकल कितना सारा आ रहा है, एवरी डे दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कि किस तरीके से वी नीड टू हैव कम्युनिटी इंटरवेंशन, वी नीड टू हैव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, रीइंफोर्समेंट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिल्ली में ग्रैब लग गया है तो आप नहीं कर सकते, देयर इज अ फाइन, देयर इज अ पनिशमेंट. सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ व्हीकल तो आपको चलान होगा, आपको हैवी, यू हैव टू गिव फाइन्स. सो दीज आर ऑल रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स, दीज आर ऑल पनिशमेंट टेक्निक्स जो हम पोल्यूशन को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हैं. सो यू जस्ट हैव टू मेंशन दीज थिंग्स. जो आपने रीइंफोर्समेंट एंड जो बिहेवियरल मैनेजमेंट की टेक्निक सीखी थी, अब उसको हमें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को सॉल्व करने में लगानी है, जो हम वैसे भी करते ही हैं. वी ऑल नो, राइट? फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट सीट बेल्ट लगानी है तो उसके लिए क्या बिहेवियरल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, या फिर रैश ड्राइविंग को कम करने के लिए क्या बिहेवियरल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. आंसर इज द सेम कि आप उसमें री करिए, आप उसमें फाइन्स लगाइए, आप पनिशमेंट लीजिए, आप उनका लाइसेंस निकाल ले लीजिए. तो सेम वे लेट्स जस्ट से if the government is doing these kind of contingencies जो हैं behavior strategies की वो use हो रही है, so the same way we can manage pollution also. Nothing difficult, nothing different about it. It's just उन्होंने management इस बार pollution का दे दिया है, usually it's something else, so answer would remain the same. ठीक है. Okay, then वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं ये आपसे. critically evaluate the issues of gender discrimination in Indian context. So yes, both pros and cons, you have to critically evaluate the issues. Is it really there, is it not there? Of course it is there. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि नहीं है. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको आप अप्लाइड जो सोशल साइकोलॉजी बुक है, थोड़ा सा फ्रेश पर्सपेक्टिव लेना है तो यू कैन सी दैट बुक. उसमें ये टॉपिक गिवन है ऑलरेडी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रही है, वर्क प्लेस में कैसे हो रही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो रही है. तो वहां से यू कैन ड्रॉ सम आइडियाज. देन आपके करंट अफेयर्स में भी कई बार ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आते रहते हैं. सो यू हैव टू अगेन यू हैव टू गिव योर ओपिनियन अबाउट इट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस पे है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी सेंस ऑफ, इट कुड बी सैलरी हो गया, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट वीमेन हैव और नॉट हैव, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आप बहुत जेनरिक भी ले सकते हो कि इवन मेन के साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है कभी कभी, सो एंड सो फोर्थ. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मेन आर सपोज टू बी द अर्नर्स, अभी भी ये थॉट प्रोसेस है दैट दे आर द प्रोवाइडर्स एंड सो फोर्थ. तो यू कैन टॉक अबाउट दीज इश्यूज. अगेन सिर्फ उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिया है, कुछ उन्होंने बहुत इलेबोरेट करने को नहीं बोला है, तो आप भी अपना आंसर जो है उतना ही लिमिटेड रखना. बहुत अगर उन्हें स्पेसिफिक बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन करना है या कुछ उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक दिया है, देन यू कैन बी लिटिल डाइवर्स. यू कैन टॉक अबाउट ग्लास सीलिंग इफेक्ट ओवर हियर. इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो. पेटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव के बारे में आप बात कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन में पे स्केल की बात कर सकते हो. इस तरीके से यू कैन टॉक. So again, there's nothing right and wrong about it, but I'm sure you get the idea. Yes, Tanu, you're saying something. I have an example. Can you tell me, like, will that go or will it be controversial? For example, like till then, like till few years back, the Indian women cricket team, they were not having proper infrastructure and uniform and everything. So can we quote such examples? You can talk about it because this year we have won the World Cup, Women's World Cup, and you can very subtly you can give this example in a positive light कि कि कैसे because cricket
को हमेशा हम मेल एसोसिएट करते हैं कि इट्स अ you could say men's game, but we know that this year we have won. So yes, in one line maybe you can explain that way also. Why not? बट वही है कि जो भी आप एग्जाम्पल दो, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि सिनिकल नहीं लगना चाहिए, क्रिबिंग नहीं लगनी चाहिए कि कंप्लेंट कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आपने कितना स्मार्टली पुट किया है उस चीज को. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है. Okay. Next is, as you can see, again a very direct question. स्मारक स्वयं से ही आप देखोगे कि आपका हो जाएगा, वरना नोट्स एंड पीपीटीज में आपके मेंशन है. डिस्कस द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोलॉन्ग डिप्राइवेशन, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू ओवरकम. आई थिंक आई फील कि इसमें इतना मैं क्या ही डिस्कस करूं, बहुत ही आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है. कॉग्निटिव यू कुड से प्रॉब्लम्स होती है, अनहेल्दी सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन है, सेंस ऑफ स्कैसिटी है, फिर आपका फ्रस्ट्रेशन विच लीड्स टू अग्रेशन, वॉलेंट बिहेवियर होने लगता है. तो आप ये सारा चीजें मेंशन कर सकते हो कि प्रोलॉन्ग डिप्राइवेशन से क्या है. स्पेशली ऑफ कोर्स कॉग्निटिव जो है वो तो मेन है ही है कि कॉग्निटिवली यू स्टार्ट टू बिकम वेरी स्लो एंड सो. एंड क्या स्ट्रैटेजीज हैं. सो यस, टॉक अबाउट गवर्नमेंट लेवल इंटरवेंशन, साइकोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कम्युनिटीज इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं जो डिप्राइवेशन है वो कम हो. देन साइको अवेयरनेस, एडवोकेसी, एम्पावरमेंट. सो यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स. आई एम श्योर आप नोट्स खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब स्मारक एंड स्वयं देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके. देन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट. हाउ कैन कंज्यूमर्स बी empowered टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस. सो ये जो आपका कंज्यूमर साइकोलॉजी का जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें आपको मिल जाएगा. आई थिंक इट्स वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आई थिंक समथिंग लाइक दिस आप बाकी जीएस पेपर में भी देखते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए. जब तक हमें अवेयरनेस ही नहीं होगी, यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ जागो ग्राहक जागो, ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जानबूझ के गवर्नमेंट फ्लोट करती है सो दैट यू नो योर राइट्स. इफ यू डोंट नो योर राइट्स, इफ यू आर नॉट एडुकेटेड, obviously you will not be empowered. Being empowered means by itself कि आपको पता है अपनी rights, आप exercise कैसे कर सकते हो उन rights को, right? To have these kind of informed decisions, so you know you can. I have already given you जितने भी आपके ISI marks होते हैं, जितनी भी ये hall marking होती है, these are always. And apart from that, government makes a point, makes an initiative कि through advertisements, through media, through books, through education, हर जगह आपको, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट. सो बिकॉज अवेयरनेस इज एम्पावरमेंट, राइट. सो यू कैन टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस. एंड कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रेटजीज हमने मेंशन करी है आपको नोट्स में, आप इसको स्ट्रेट अवे डाल सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे तो आपके पास एम्पल एग्जाम्पल्स हैं एंड यू कैन टेक एग्जाम्पल्स लाइक दीज, जैसे जागो ग्राहक जागो हो गए, हॉल मार्किंग हो गया, ISI BSI, जितने भी आपके हॉल मार्क्स हैं वो आप सब मेंशन कर सकते हो. तभी एम्पावरमेंट होगी. एंड ऑफ कोर्स रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, थोड़ा सा एंगल आपको साइकोलॉजी का डालना ही पड़ेगा बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आपको साइकोलॉजी का ही ऑप्शन है. बट करंट से जितना ज्यादा आप उसको कनेक्ट कर सकते हो तो वो तो ऑफ कोर्स यू हैव. ठीक है. Okay. Then, what are the psychological measures to be used for social integration of community divided by, you could say, conflicts of religion? Now, if you remember, last time इसमें आया था language. कि language की वजह से जो problems होती है, conflicts होती है, वो कैसे मैनेज होते हैं. तो ये आपको कुछ भी दे सकते हैं, रिलीजन दे सकते हैं, कास्ट दे सकते हैं, एथनिसिटी दे सकते हैं, लैंग्वेज दे सकते हैं. तो इस बार इन्होंने ये दे दिया है. Same answer, nothing would change over here. Of course, again be very very careful. यहाँ पे कुछ divide टाइप की चीजें मत लिखना, या कुछ बहुत ऐसा religious insensitive सा मत लिख देना. Be very careful. What are the psychological measures? Of course, community intervention, psycho awareness, government advocacy, policy, decision making, उस सब का कैसे रोल हो सकता है, सोशल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है यहाँ पे इंटरवेंशंस का, वो आपको डालना है. तो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. आप अपने नोट्स देखोगे तो उसमें आपको ये आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. ठीक है. सो मैंने काफी हद तक अपने साइड से आई हैव ट्राइड टू मेक इट इजी फॉर यू, बट इन द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर ऑल्सो which will fetch you better marks. That I think unfortunately I cannot teach you. ठीक है. तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कितना उसको आगे तक लेके जाओगे. Okay. Okay, explain the concept of social facilitation and social inhibition in the context of group processes. Now, this is something there in your social psychology book also, Smarak and Sven also. So, what is this social facilitation, social inhibition? यानी कि group processes में ऐसी क्या चीजें हैं जो social
बिहेवियर जो है वो फैसिलिटेट भी करती हैं, और कई बार फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट्स लाइक सोशल लोफिंग या बाईस्टैंडर इफेक्ट, ऐसा भी होता है कि मेरे को पता है कि मैं और लोग करने वाले हैं, तो लेट व्हाई शुड आई डू इट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन योर सोशल साइकोलॉजी बुक, या आपका स्मारक में भी हो सकता है, बट सोशल साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, तो डेफिनेटली आपको सोशल साइकोलॉजी की बुक में ग्रुप प्रोसेसेस में, इफ नॉट दैट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस आई वुड से मॉडरेट, बिकॉज येस यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, इन जनरल यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, सो बुकिश थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। Okay, next is prepare the psychological profile of a terrorist. What are the common characteristics, motivations and belief that drive individuals to terrorist activities? Now this is a topic I think which is very interesting, and यहाँ पे if you remember we have touched this topic very clearly कि टेररिज्म क्यों होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है. सो इट कुड बी दैट दे आर इंडिविजुअल्स हु लैक सेंस ऑफ एम्पैथी, दे आर इंडिविजुअल्स हु आर साइकोपैथोलॉजिकल इन नेचर. इसी तभी वो कुछ ऐसा एक्सट्रीमिस्ट करते हैं ना, इसीलिए उनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं. So this is how you can talk about this. What are the common characteristics, motivations and beliefs? So if you happen to see that PPT itself, अगर आप कुछ भी ना खोलो PPT देखो, तो उसमें भी हमने देखने की कोशिश की है कि क्या रीजंस हैं why somebody would become a terrorist. कोई ऐसी नीड है, कोई ऐसी मोटिवेशन है, कोई ऐसा बिलीफ है रिलीजियस, या कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक. सो इट कुड बी दैट दे आर साइकोपैथ, दे आर पैरानॉइड, दे आर यू कुड से इंडिविजुअल्स हु आर पैथोलॉजिक या साइकोपैथ्स होते हैं. तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो. अगेन सी ऑब्वियसली क्या एक्चुअली में टेररिस्ट का कैसा प्रोफाइलिंग होता है, कैसा नहीं होता, वो तो किसी भी ले इंसान को, लेमैन को नहीं पता होता है. बट जो भी आपके बुक्स में जो थोड़ा बहुत मेंशन्ड है, या जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है, दैट समथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिव दैट यू कैन यूज. ठीक है, इफ यू हैव नॉट इवन रेड दैट एंड आपने क्लास ही अटेंड करी है, और आपने जो पीपीटी है उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, उसमें भी हमने मेंशन किया है कि क्यों कोई टेररिस्ट करता है, क्यों टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, क्या रीजन होते हैं उसके पीछे, या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं. सो यू कैन मेंशन समथिंग लाइक दैट. ठीक है. All right, then coming on to the next one, describe the psychological consequences of constructing social realities on the basis of information gained through social media. How can these be checked by psychological intervention? So ये जो आपका media का, I think we have done it again and again. Role of media in constructing reality. So if you remember जो आपका constructivistic वाला जो approach था, it says that we construct our realities, we can construct, we can you could say make our thought process, जो भी हम सोचते हैं, the way we perceive things, it's our own creation, right? Now what could be the factors that could cause this kind of a creation? So one of the pillar is obviously media. अब media के obviously one of the main agent is social media. So जो हम चीजें सुनते हैं, देखते हैं, जिस तरीके की हमारे पास information आती है, that would definitely play a very very important role in what reality I want to follow. So if I happen to follow somebody who's being a pseudo feminist and the kind of ideas that person is saying, and I'm so exposed to that thing, because learning, seeing is learning, right? I can see observation learning, Boberol experiment you can talk about over here, so I can follow that thought process. So definitely क्या consequences हैं कि हम उसमें आप लर्निंग की बात कर सकते हो, आप इसमें बोबोरोल एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कॉन्सेप्ट. बट बिकॉज सोशल मीडिया की बात हुई है, तो डेफिनेटली बोबोरोल एक्सपेरिमेंट तो आएगा ही आएगा, कि कैसे जो चीजें कभी कभी हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, देखते हैं, हम उसको जो है अडेप्ट कर लेते हैं, उससे अपनी रियलिटीज कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम क्या है क्या नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल बॉडी इमेज इश्यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल like you can give the examples of how print media, social media portrays कि एक आइडियल वुमेन की बॉडी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल ले, जैसे नॉट जस्ट फीमेल, इट कुड बी एनी पर्सन, तो कैसे होने चाहिए. प्लस साइज जो है हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा उसको नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, या हमें ये दिखाना कोई भी चीज है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग दैट थिंग बिकॉज दैट्स कॉन्स्टेंटली ब्लास्टेड ऑन अस, यू नो, कॉन्स्टेंटली हमें दिखाई जा रही है वो इन्फॉर्मेशन, तो हमारे उससे रियलिटीज बनने लगती है.
तो अगेन यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपका जो जो रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है वो कैसे होती है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो किन 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 चीजों से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है. So obviously media plays a very important role in this. And how these can be checked, so I have already mentioned lot of psychological interventions या role of psychologist कि कैसे सोशल मीडिया की जो चीजें हैं उसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं. सो आई थिंक वेरी डायरेक्टली यू कैन मेंशन समथिंग फ्रॉम योर नोट्स इटसेल्फ. ठीक है. It's a good question. It's a good 20 mark question. And I think these set of questions जो अब आप देख रहे हो, मोस्टली क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, बुकिश थोड़े से कम है. इसमें आपका ही आइडियाज जो है वो निकल के आने चाहिए कि आप क्या समझे हो पूरे टॉपिक से. सो वो चीज है. ठीक है. देन आपके लास्ट के 2 questions, व्हाई what motivates entrepreneur to start and grow their business and how they maintain motivation in the faces of challenges. I think it's again a very easy peasy वाला टॉपिक है आपका. entrepreneurs की qualities आपको बतानी है कि क्या है, उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं. सो ऑब्वियसली नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर वो उनकी काफी हाई रहती है. नीड फॉर टेकिंग रिस्क उनकी काफी हाई रहती है एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, जिसके वजह से जो वो चैलेंजेस हैं, जो सेटबैक्स हैं वो फेस कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर यू कुड से फार साइटेड इंडिविजुअल्स, दे आर रिस्क टेकर्स, दे आर इमोशनली काफी इंटेलिजेंट होते हैं. तो तभी ये सब चीजें हैं जो हैं वो सेटबैक्स को झेल सकते हैं. बट यहाँ पे बेसिकली आपको जो मैकलेन की नीड्स है आप वो डालिए कि नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर जो है उनकी काफी ज्यादा हाई रहती है. सो दिस इज वन रीजन व्हाई दे वुड वांट टू स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस. ठीक है. आई थिंक इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन दैट इज देयर. Then discuss the concept of crowding, its determinant and impact on psychological health and well-being. So we have already discussed कि how crowding is a psychological concept. ठीक है. So obviously for somebody it's a subjective experience. किसी के लिए crowding जो है, चार लोग में crowded फील होता है, चार लोग में बहुत suffocating फील होने लगता है, और किसी के लिए let's just say it could be room full of people and still they're thriving, they're very okay with it. So crowding जो है एक psychological concept है definitely, and it's a subjective concept. And crowding की वजह से क्या क्या impact होता है. So yes, a sense of competition, sense of scarcity. ठीक है. तो यस, कभी कभी जो है एक हेल्दी क्राउडिंग होती है वो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब मान लीजिए क्राउडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, सो जो आपके जो कंपटीशन है, जो बिकॉज वी इन द एंड ऑफ द डे वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. तो जब आपको ये फील होता है कि मान लीजिए आपकी दो ही पोजीशंस हैं, दो ही जॉब ओपनिंग्स हैं, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड, एंड देन यू स्टार्ट टू फील एवरीथिंग इज अनजस्ट, अनफेयर एंड सो फोर्थ. So definitely it has an impact. It could be some people they're just not able to be कंफर्टेबल इन अ लॉट ऑफ पीपल, है ना. कई बार ऐसा होता है कि आपको अनकंफर्टेबल, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है. सो अगेन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्राउडिंग कैसे आपको इम्पैक्ट करती है. आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड योर आंसर्स इन द बुक इटसेल्फ, स्मारक एंड स्वेन. अदरवाइज आपके जो है इवन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, अगर एनसीईआरटी में नहीं तो आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है. Coming to the last question, what are the key challenges that psychologist faces when working with defense personnel in promoting health, positive health, and how they can be addressed. ठीक है. So obviously key challenges differs personnel के साथ क्या होते हैं. It could be जो उनको sense of loneliness होती है, it could be combat war से आए हैं, it could be post traumatic stress disorder, how they can be motivated. उनकी जो लाइफ है ऑब्वियसली काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उनकी जो लाइफ जो होती है काफी डिफरेंट होती है एज compared to a civilian. So there could be a problems of depression, anxiety, PTSD. ठीक है. ऑब्वियसली डिफिकल्ट टरेन्स में रहना, तो उस टाइप की माइंडसेट, उस टाइप की ट्रेनिंग रखना. तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो दीज आर द थिंग्स यू नो साइकोलॉजिस्ट को चैलेंजिंग हो सकता है. क्वेश्चन ये नहीं है कि पर्सनल के लिए क्या चैलेंजेस है, चैलेंजिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकता है. तो ऑब्वियसली दीज आर द चैलेंजेस कि उनके लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखना, उनके लिए ऐसे यू कुड से इंटरवेंशन प्रोग्राम्स रखना जो उनकी पॉजिटिव हेल्थ को जो है वो प्रमोट करने में हेल्प कर सके. एंड कैसे एड्रेस हो सकती है वो आपको मेंशन करना है कि ऑब्वियसली रिक्रूटिंग द राइट. पहली बात तो रिक्रूटमेंट लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट का एक रोल जो है वो समझ में आना चाहिए कि द गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट वी नीड टू हायर साइकोलॉजिस्ट for something like this. Then obviously intervention. Then apart from that,
चूजिंग द राइट कैंडिडेट. सो ट्रेनिंग, चूजिंग, सिलेक्शन, इफ यू रिमेंबर डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर नॉट चूजिंग द राइट पर्सनालिटी फॉर द राइट काइंड ऑफ थिंग. ऑब्वियसली उसका मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होगा. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगेन आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल ऑफ दिस इन योर इवन स्मारक एंड स्पेन में हो सकता है ये एड्रेस किया गया हो टॉपिक. अदर देन दैट आपके नोट्स में भी मैंने मेंशन किया है. So the only thing that you have to do as I think psychology optional students is to really understand. You have knowledge everywhere, is just आपको समझने की और applicable application पे focus करने की जरूरत है. Because now both paper one paper two it's not about कि just आपने topics पढ़ लिया और ऊपर ऊपर से books पढ़ ली या दो जो toppers ने books बता दिया हो गया, वो चीज नहीं रह गई है. आपकी पर्सनालिटी बाहर निकल कर आनी चाहिए, आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू आर समबडी हु रियली अंडरस्टैंड साइकोलॉजी. एंड मेयर बस ऑप्शनल नहीं लिया है बिकॉज यू नो व्हाट दे वांट, दे आर बुचरिंग बाय बिकॉज see this could be one thing that a lot of people they have started to take psychology just because oh it's very scoring, या फिर उनका जो ऑप्शन है वो बहुत लेंदी है तो उन्होंने साइकोलॉजी ले लिया, या यू नो सेम इज ट्रू फॉर एंथ्रो, सेम इज ट्रू फॉर सोशियोलॉजी. तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट from a person who genuinely understands psychology and somebody who जिसने सिर्फ rot learning कर लिया है या सिर्फ उसकी memory बड़ी sharp है? Are you understanding what I'm trying to say? So we genuinely want to understand कि आपके में aptitude है psychology का कि नहीं. That's the whole purpose of an optional. इसीलिए आपको optional दिया गया कि आप उसको actually में अच्छा करो और आप अच्छा से perform करो. So this is the reason now I have given you an overview कि you know इस बार हर unit में से almost 2-1 करके जितने हैं क्वेश्चन आए हैं. यस डेफिनेटली आपके साइकोलॉजिकल वेल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए हैं विच इज मोर एज कम्पेयर टू कि लास्ट टाइम से थोड़े कम है. इनफैक्ट कनेक्टिंग भी आए हैं. सो लर्निंग की थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए तो आप आंसर कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ मोस्टली योर पेपर आई हैव डिवाइडेड. कम्युनिटी इंटरवेंशन पे आप देखोगे काफी क्वेश्चंस आए हैं विच इज अगेन टू मच. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एक सिंपल सिंपल उन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं. सो एज यू कैन सी आई ट्राई टू गिव यू द ओवरव्यू कि इस साल क्या पैटर्न किस तरीके से था, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए या आपने पहले भी पढ़े हैं या सो एंड सो फोर्थ. सो क्या हमारी की टेकअवेज हैं फॉर दिस पेपर, पेपर नंबर 2. नंबर 1 सी हो सकता है कि उन्होंने कीवर्ड्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं. तो जो वर्ड्स पहले इजी थे, पहले सिर्फ ग्रुप प्रोसेसेस पूछ रहे थे जिससे आपको बेस कॉन्सेप्ट आता था और आपने कर दिया, वो हटा के उन्होंने थोड़े से कीवर्ड्स और डिफिकल्ट डाल दिए हैं. डिफिकल्ट क्या, उन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट की जो थ्योरीज के जो कीवर्ड्स हैं वो डाल दिए हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल इवन इवन पेपर वन यू मस्ट हैव सीन, जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन या फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो एक मिनट की आपकी थ्योरी थी दैट वाज देयर, बट इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. सिमिलरली attribution theory they always does, but this time they gave Wiener's concept. So this way they are getting more detailed में as compared to the last few years they have been asking. ठीक है. Definitely there has to be a connection, there has to be an integration. ये तो हम काफी सालों से देख रहे हैं that paper 1 and paper 2 के concepts integrated way में आ रहे हैं. So कभी वो test construction पे पूछ सकते हैं. This time it was mostly about कंडीशनिंग, बिहेवियरल टेक्निक्स किस तरीके से आपकी पेपर 2 में यूज हो रही है, चाहे वो थेरेपी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, सो एंड सो फोर्थ. ठीक है. देन ऑफ कोर्स एक चीज यू नो देयर वाज दिस स्टूडेंट विद मी, शी हैज अटेम्प्टेड मतलब शी वाज नॉट माय स्टूडेंट देन, नाउ शी हैज कम टू मी. शी गेव लास्ट ईयर का पेपर जो है उसका जीएस का, एंड शी गॉट 240 मार्क्स इन साइकोलॉजी ऑप्शनल. एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि मैम जो मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था जिन्होंने साइकोलॉजी ऑप्शनल दिया था, शी वाज नॉट एबल टू मेक द लिस्ट लास्ट ईयर. So this year she has come to answer writing with me. Anyway, so she said that you know one thing that you have to, it's not more about कि आप कितनी theories कोट कर रहे हो या कितना research paper कोट कर रहे हो. It's more about कि आप कैसे GS paper के साथ connect कर रहे हो. So your answer has to look in a way that your whole GS and your psychology optional should look integrated. So you should be able to connect your psychology theories with the rest of your papers also. So वो उससे एग्जामिनर को ज्यादा समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली में एप्लीकेबिलिटी पता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ साइकोलॉजी साइकोलॉजी लिखना है. ठीक है. So this is one thing I think I can share you from our experience. Now
कमिंग टू डेफिनेटली आंसर राइटिंग, ये सब आप अपने हिसाब से, दिस इज फॉर स्पेसिफिकली पेपर 2 कि क्या है क्या नहीं है, गिव इट अ रीड कि क्या लिखा हुआ है. सो दिस वाज आई थिंक मोस्टली द ओवरव्यू की एक तो आप आपकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द गोल इज टू इंश्योर योर ओन पर्सनालिटी. तो ऐसा नहीं कि आप किसी को कॉपी करिए, ऐसा नहीं है कि टॉपर्स ने क्या लिखा है वही आप कॉपी एंड कर रहे हो, वही आप अपने टेम्पलेट्स में डाल रहे हो. आंसर राइटिंग शुड मीन दैट यू आर ब्रिंगिंग आउट योर थिंकिंग स्टाइल, बिकॉज जब आप खुद लिखने बैठोगे तो इट्स इजियर. ठीक है. देन सर्टेन टॉपिक्स, करंट एग्जाम्पल जैसे हो गए रिमोट वर्क, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से आईटी के ऊपर इस बार क्वेश्चन आया, विमेन एम्पावरमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ऐड होने चाहिए आपके पास, कुछ ये ना ऐसे एग्जाम्पल्स, राइट. कुछ रेलिवेंट इंटरवेंशंस डिस्कशन जो ऑलरेडी चल रही है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि करंट में क्या इश्यूज हैं, so and so forth. So definitely paper 2 is very application heavy. It's not something that only definitions will score you good marks या only आपको बस concept पता है तो आपके अच्छे marks आ जाएंगे. These kind of questions is highlighting that definitely आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कैसे यूज हो रहा है, उसका पर्पस क्या है रियल वर्ल्ड में. So that is what the whole game is all about. I think paper 2 is trying to highlight this again, reinforce this again. So this is about your overview of, you could say, paper analysis. Should I start answer writing again? Answer writing, it will not take me a lot of time. It's just mostly few pointers that I have to discuss कि क्या है क्या नहीं है. So आई थिंक कई बार मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ, बट स्टिल यू वांटेड एन आंसर राइटिंग सेशन, सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कीवर्ड्स हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, एंड दिस इज वेरी ट्रू फॉर एनी पेपर, चाहे आपका 1 2 3 4 जीएस हो, कुछ भी हो. अगर आप की टर्म्स ही नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो मोस्ट लाइकली जो आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन दैट्स वेयर यू विल लूज मार्क. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स आपसे जो बोले जा रहे हैं, कंपेयर बोला गया है, कम यू कुड से इवैल्यूएट है, डिस्कस है, क्रिटिकली इवैल्यूएट है, या फिर जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स है, कंट्रीब्यूट मींस व्हाट, positives, importance, again positives, right? So this way you have to understand, pay attention to these keywords जो डायरेक्टिव दे रहे हैं आपको, एक तरीके से आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है. सो रीड द क्वेश्चन, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है सबसे पहले उसको यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए. सो आई थिंक मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. आपने अगर अभी तक नहीं किया है, आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आई वुड से दैट फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी टू अंडरस्टैंड कि ये पूछ क्या रहे हैं आपसे. इसी से आधा पेपर तो यहाँ क्लियर होता है. ठीक है. देन ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो कि कितने पार्ट्स में एड्रेस करना है. क्या एक सिंगल पार्ट है, क्या वो डिवाइड किया गया है, क्या पार्ट 1 पार्ट 2 है या पार्ट 3 भी है साथ में, या फिर सिर्फ एक यू कुड से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया है इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, इंटरवेंशन, हाउ इट शुड बी मिटिगेटेड, हाउ इट शुड बी इंटरवीन्ड. तो क्या पूछा गया है, प्रॉब्लम पूछा गया, सोल्यूशन भी पूछा है. सॉरी. So when you're reading the question, break down the question कि कितने parts में आपको आंसर करना है. Certain times the question is divided into 2 parts. ठीक है. तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको डिवाइड करना बहुत जरूरी है. Otherwise you will not, so basically you will not be able to address the question properly. I'm sorry, my throat is just not well. All right. Now structuring of your answers, जो आपका मेन चीज होनी चाहिए वो ये है कि पहली बात तो see a lot of you students have started to give me answers for checking, and some of you are doing really well, there's no doubt about it, but just to give you a sense of direction, see, if it's a 15 marker question, if it's a 20 marker question, it would be very very good कि आप उसमें definition जो है, एक introduction जो है वो आप वहां से start करिए. Your definition should be very crisp, it should be very nice. एक opening statement से ही पता लगता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है. और जब भी आप opening statement देते हैं, try to address the question जहां से वो पूछना चाह रहा है. तो अगर वो ये बोल रहा है
कि क्लासिकल कंडीशनिंग की बात बतानी है, या आपसे वो ये पूछ रहा है कि किसी भी थ्योरी का इनडायरेक्ट रेफरेंस है, you start with that personality first. So if it's indirectly related to operant conditioning या classical conditioning, take the name of Skinner, quote his work, take the name of Bandura, quote his work कि Bobodol experiment and so, या according to this. अगर intelligence की बात हो रही है, वेशलर की definition डालो, personality की बात हो रही है तो ऑलपोर्ट की definition डालो, nobody is stopping you, right? So ये कुछ ऐसे आई थिंक आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो आपको मतलब एकदम टिप पे याद होनी चाहिए, देयर इज नो टू वे अबाउट इट. सो आपका जो स्टार्ट ही इतना स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपका आंसर ऑटोमेटिकली और बेटर होता जाएगा. एंड ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप गड़बड़ ही स्टार्ट करोगे. तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, आप ब्रीफ एक साइकोलॉजिकल एक माइंडसेट में रखोगे मुझे ये पॉइंट उसमें ऐड करने हैं. तो आपका इंट्रोडक्शन जो है क्लियर होना चाहिए. क्वेश्चन देख के ही फर्स्ट दो फ्यू लाइंस में ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन समझ गए और आप कैसे एड्रेस करने वाले हो. ठीक है. फिर आपका जो सेकंड के बाद जो मेन बॉडी है, उसमें जो पूछा गया है, चाहे वो थ्योरी है, वो डिस्कस करनी है, इंटरवेंशन बताना है, रिसर्च से सपोर्ट करना है, एनालिसिस करना है, वो आप चीजें मेंशन करो जो आपसे पूछा गया है. अगेन बी वेरी केयरफुल. अगर आपसे सिर्फ कंपैरिजन पूछा गया तो कंपेयर करना है. अगर क्रिटिकली इवेलुएट पूछा गया, क्रिटिकली एनालिसिस एनालाइज पूछा गया है तो ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स भी बताने हैं. ठीक है. अगर सिर्फ पर्सपेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है, डिस्कस ही करनी है तो डिस्कस ही करना. उसमें कोशिश करो एग्जाम्पल्स दो, रिसर्चेस डालो, स्पेशली फॉर पेपर वन. यू नो कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्किनर हो गया, बोबर्डॉल एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, आपका फ्रॉइड हो गए, मैस्लो हो गए, पर्सनालिटी कटेल वगैरह की जितनी भी थ्योरी है, जो भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है उसके बारे में, किसने दी है वो भी पता है, राइट दैट, कोड देम. एंड जितना ज्यादा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, जितना ज्यादा टेबल फॉर्मेट्स, बुलेट पॉइंट्स, सी हैड इट बीन, आप इसी को देख लो, अगर मैं ये चीज ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करती और मैं एक ही पैराग्राफ्स में सब कुछ आपको डाल देती, आपको पढ़ने में कितना अटपटा लगता है ना. व्हाई वुड यू वांट टू रीड समथिंग व्हिच इज सो बल्की. सो इमेजिन एक एग्जामिनर के पास इतनी सारी कॉपीज होती हैं, व्हाई वुड यू वांट टू गिव अ रीड जो देखने में इतना बोरिंग लग रहा है. So you have to make it a point. So for example, let's just say कि if you're saying कि there are 3 points in this, तो why don't you just make it like this कि अगर आपने 3 points बनाने हैं तो just simply draw this, right? इस तरीके से तो कुछ डायग्राम शो कर सकते हो ना, कि अगर डायग्राम नहीं भी है तो आपको आना चाहिए, राइट? तो जहां भी पॉसिबल है, चाहे फ्लो चार्ट्स यूज करो, चाहे आप उसमें अगर स्टेप्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के क्या स्टेप्स हैं, तो मेक इट लाइक दिस, सो इट शुड लुक समथिंग विजुअली वेरी प्लीजिंग. तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि उसको रीड करने की भी जरूरत ना पड़े, आपका डायग्राम इतना बढ़िया हो, एग्जामिनर वैसे ही मार्क्स दे. तो अगर हैबिट नहीं है तो मेक श्योर दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट. डेफिनेटली ट्राई टू ड्रॉ, स्पेशली जो आपका परसेप्शन का, मेमोरी का, ये जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं वहां तो डायग्राम्स आप डालो ही डालो. ठीक है. परसेप्शन में कितनी जगह यूज होते हैं, मोनोकुलर क्यूज में आप यूज कर सकते हो. फिर आपका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसमें कितने सारे फ्लो चार्ट्स है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है उसका जो डायग्राम है, तो ये सब आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है. ऑल राइट. देन आपका जो है कंक्लूजन, अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, सी 150 वर्ड्स में यू डोंट हैव दैट मच, राइट? तो 150 वर्ड्स में तो मैं आपसे बोलूंगी आप सीधे टू द पॉइंट आ जाओ. अगर डायग्राम आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं भी आ रहा है तो बुलेट पॉइंट्स में जैसे जैसे आपको फटाफट आंसर करना है आप करिए. बट इफ इट्स अ क्वेश्चन विच इज लेट्स जस्ट से 15 to 20 मार्क अ क्वेश्चन, यू हैव अ गुड मार्जिन ऑफ 250 to 350 वर्ड्स. ठीक है. ऑब्वियसली 350 इसके लिए है और 250 इसके लिए है. ठीक है. तो इसमें तो आपके पास पूरा स्कोप है कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन डालिए, एक अच्छा बुलेट पॉइंट में मेन जो बॉडी है वो डालिए, एंड देन लास्टली एटलीस्ट इन 20 मार्कर इफ देर इज अ टॉपिक, इफ देर इज अ क्वेश्चन, तो क्या मेजर्स हो सकते हैं या फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. ठीक है. अगर वो पूछ भी रहे हैं या इनडायरेक्टली भी पूछा है तो किस तरीके से जो है हम सोल्यूशन जो है, सो कंक्लूजन जो है आपको थोड़ा सा सोल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ, स्पेशली पेपर 2, right? If it is, if something that they're not asking, let's just say
इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि आपको साइकोलॉजी के स्कूल्स में डाइवर्सिटी बतानी है, एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, इसमें कोई वे फॉरवर्ड नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट? तो ऑब्वियसली नाउ यू अंडरस्टैंड 20 मार्क्स में ये सबका अपना इतना एक आपको पैराग्राफ लिखना ही लिखना है, ठीक है? सो यू राइट एंड इलेबोरेट एवरीथिंग अबाउट इट कि ये एक मॉलिक्यूलर अप्रोच है स्ट्रक्चरलिज्म, एक मोलर अप्रोच है आपकी, एक नई अप्रोच है विच इज टॉकिंग ओनली अबाउट द फंक्शनल विजिबल पार्ट्स, कि जो आपका ऐसा रिलेशनशिप के ऊपर फॉलो करती है। तो आपको हर चीज मेंशन करनी है। इज इट सेइंग कि आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है? नो, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर ये बोलता है कि यस क्रिटिकली इवैल्यूएट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, तो आप इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिखते, ठीक है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यू हैव टू आंसर इट कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नो। अगेन कंपेयर कॉन्ट्रास्ट पूछा गया है, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आप प्लीज ऐसे मत करना कि आप बल्कि बल्कि यू नो कंपेयर कर रहे हो, देन पार्ट वन वुड बी हियर, पार्ट टू वुड बी हियर। इट वुड बी बेटर कि आप इस तरीके से कंपेयर करें ना, यू हैव इनफ स्पेस, यू कैन टॉक अबाउट लाइक दिस ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर आस्किंग की क्लासिकल कंडीशनिंग में एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंट है, तो आप इस तरीके से करो, रादर देन आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग की अलग पैराग्राफ बनाई हुई है और आपने क्लासिकल कंडीशनिंग की अलग पैराग्राफ बनाई हुई है, ठीक है? सो वेन एवर यू गेट कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, टेबल्स वाले क्वेश्चन, तो आप कोशिश करो टेबुलर फॉर्म्स में बनाओ। अगेन यू डोंट हैव टू यूज मल्टीपल पेन्स या ऐसा कुछ आपको सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। एक ही पेन से आप हैबिट में डालो, डे वन से ही उसी पेन से हैबिट डालो जिससे आप लिख रहे हो। सो अभी से ही देख लो, आपके पास टाइम है, यू टेस्ट इट आउट, वट एवर पेन यू लाइक, बटरफ्लो पेन, यू लाइक रेमंड का पेन, कितने सारे रेनॉल्ड्स के पेन आते हैं, जो भी आपको हैंड राइटिंग में कंफर्टेबल है, गो फॉर अ बॉल पॉइंट पेन जिससे आप लिखोगे। बिकॉज वॉट इन द एंड ऑफ द डे आपका आंसर राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट योर प्रैक्टिस। एग्जाम डे पे एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए फॉर समथिंग लाइक दिस। अभी आपके पास टाइम है कि आप दो दो तीन तीन चार चार आंसर मुझे लिख के भेज सकते हो, आई विल सेंड यू द इवैल्यूएशन पार्ट एंड आई हेल्प यू हाउ टू वर्क ऑन इट। बट जब आप, यू कुड से व्हेन यू आर नियरिंग, लेट्स जस्ट से यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स, राइट, देन दैट इज द टाइम कि आप तीन तीन घंटे बैठो, एटलीस्ट दो दो घंटे बैठो, सो दैट यू नो। बिकॉज व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स दे स्टार्ट मिसिंग आउट, वो भूल जाते, मतलब रह जाता है उनका पेपर। तो आपको तीन तीन घंटे बैठने की आदत डालनी ही पड़ेगी, तभी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज थोड़े से क्वेश्चन देख लिए। आई हैव सीन स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली उनके लास्ट का सेट रह जाता है हमेशा, जो लास्ट का आपका 15 + 15 + 20 मार्क्स के अगर तीन बड़े बड़े क्वेश्चन आपके छूट गए, यू कैन इमेजिन कि आपकी रैंक कहाँ गई, ठीक है? सो यू हैव टू बी इन द प्रैक्टिस कि आप जो है, you know, you are practicing daily, and when we say 3 hours, that means 3 hours, take full length test, at least दो तीन टेस्ट लो जहाँ पे आप तीन तीन घंटे बैठते हो, 3 घंटे पेपर वन, 3 घंटे पेपर टू, and that's how you should be practicing, not only for psychology, for any other paper also, ठीक है? because it's more of a mind game rather than आपकी नॉलेज। आप उस दिन पेपर में किस तरीके से एक्ट करोगे, किस तरीके से यू आर गोइंग टू डू, that will play a very very important role. So you know, you make sure that you know you're doing, there are few other tips also I've tried to put, कि clear language use करो, avoid unnecessary jargons, ऐसे technical complex sentences मत use करो जो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सके, ठीक है? बहुत फैंसी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी वेरी सिंपल एंड क्लियर विद योर थॉट्स, राइट? देन स्टे फोकस ऑन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उतना ही पूछो, डू नॉट डिविएट। Then the presentation matters a lot, and also there has to be some kind of flow. ऐसा नहीं है कि, see, if they're asking you questions in two part, the question is also interrelated, so your answer should also look very much interrelated. ऐसा नहीं है पैराग्राफ वन कुछ और बोल रहा है, पैराग्राफ टू बिल्कुल ही कुछ और बोल रहा है। your answer should overall make sense. So definitely presentable presentation matters a lot, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, आपका फ्लो कैसे जा रहा है, वो मैटर करता है। सो डेफिनेटली रेगुलर जो है प्रैक्टिस करिए। यस, फॉर योर ईज रोल मॉडल आंसर्स आप देख सकते हो, बट जस्ट टू सी कि कैसे आंसर करना है, कॉपी करने के लिए नहीं, ठीक है? टेक योर फीडबैक, सो फॉर दैट आई एम देयर फॉर यू, प्लीज यूज मी एज मच एज यू वांट फॉर योर आंसर राइटिंग। जितना you have to be after me, right? Because there's going to be so many students, so you have to keep sending me, keep budging me, मैम मेरा चेक करो इसमें क्या प्रॉब्लम है, and so forth, right? I will be helping you with your evaluation part and etc. So yes, do that definitely। जो previous year paper है बहुत important role है,
regardless of what anybody is saying that pattern change हो रहे हैं, new things are coming, previous year keys holds the answer to कि किस तरीके के questions expect करता है UPSC. So the best practicing mocks are from previous year only. उसी से आपको आइडिया लगेगा. आई अंडरस्टैंड कि 1-2% का डिविएशन हो जाता है, बट दैट्स अबाउट इट. 90% तो पहले जैसे ही आता है सब कुछ. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू नो यू आर एनालाइजिंग द पैटर्न्स. ठीक है. आप टाइमली प्रैक्टिस करो. आपके डेस्क पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 चीजें पड़ी हुई हैं. ऑल्सो when you're truly doing answer writing, it should not be कि मैंने 1 घंटे पहले पूरा पेपर देखा है, पूरा टॉपिक देख लिया है, फिर मैं लिख रही हूँ. दैट इज जस्ट प्रैक्टिस इफेक्ट, दैट इज जस्ट रीसेंसी इफेक्ट कि आपको पता है कि आपने इसमें क्या लिखना है. आंसर राइटिंग के टाइम वैसा नहीं होगा वहां पे, है ना. आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी. सो बी इन दैट प्रैक्टिस. सो इट कुड बी कि आप वीक में डे 1, डे 2, डे 3 रिवाइज कर रहे हैं, अपना रिविजन कर रहे हैं, और सैटरडे संडे यू सिट एंड राइट 10 आंसर्स अ डे विदाउट सीइंग, विदाउट ओपनिंग एनी बुक. तभी हमें पता चलेगा कि कितना आ रहा है. बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली चैट जीपीटी यूज करोगे, बार बार खोल के देखोगे, बुक रीड करके करोगे, तो दैट इज नॉट योर नेचुरल वे ऑफ आंसर राइटिंग. बी श्योर ऑफ दैट. सो आपके विद इन से आना चाहिए, खुद से आर्टिकुलेट करना आना चाहिए. दीज कैन बी योर हेल्पिंग पॉइंट्स वाइल योर प्रिपरेशन, नॉट वाइल योर आंसर राइटिंग. ठीक है. सो वेरी फोकस्ड रिविजन, यूनिट वाइज रिविजन अपना करिए. बाई वीकली, वीकली कैसे भी आपको अपना सेट करना है पैटर्न. You should be very clear with something like this, right? So with this, you know, I think we are officially done with this particular batch. And obviously I would be there with you every step of the day, but in terms of completing your syllabus, everything that you need in terms of your notes, I have provided everything from my side. And now if you have any questions, anything that you would like to ask me, please go ahead. And I'll still keep sending you the newspaper clippings that are there. But इसके अलावा अगर आपको कोई help चाहिए कुछ भी, just let me know. You can always message me. And anything that you would like to ask right now, कुछ नहीं समझ में आया आपको, anything at all. I hope it was making sense, like it did help you in some way or the other. All right. Thank you so much, Ria. Okay. So I'll be taking your leave now. See you all tomorrow. Sorry, bad habit. See you soon, very soon. And please, जिन्होंने भी अभी आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट किया है, सो प्लीज आप लोग आंसर राइटिंग अब स्टार्ट कर दीजिए. एंड डोंट हेजिटेट. आई नो, यू नो, कई बार ऐसा होता है कि हम हेजिटेशन होती है कि बेस्ट आंसर लिखना है, परफेक्ट लिखना है, एंड ऑल ऑफ दैट. जैसा भी लिख रहे हो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग. इट विल ओनली कम व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, यू नो. तो ऐसा आप मत उम्मीद करो कि पहले ही बार में आपका एकदम बेस्ट आंसर होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट यू होल्डिंग. सो जैसा भी लिख पा रहे हो आप लिखो और मुझे भेजो. धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट होगा. ठीक है. तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग टू हैपन कि ये चीज हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगी, या ये पार्ट में रिवाइज कर लूँ देन आई विल स्टार्ट. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो आपको जब भी लगे कि आप आंसर राइटिंग करना है, रिवीजन होना है, I think now it's a very good time. You could say good 1 month, 2 months to do answer writing. आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. इनफैक्ट आप मार्च तक भी स्ट्रेच कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है. सो अभी तो आप ये सब प्लीज प्रैक्टिस करो. जितना ज्यादा अभी रिवीजन खींच सकते हो, जो भी आपके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं, एथिक्स के, एसे के, वो सब अभी खींच लो. बिकॉज बाद में फिर आपको प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा. सो आई वुड से यूटिलाइज एज मच एज यू कैन. ठीक है. Take care, all of you, and thank you so much. Thank you, all of you. Bye bye.